जरा सोचिए वो देश जहां परंपरा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बदलाव की हर फुसफुसाहट को भी समय की दीवारों से टकराना पड़ता है। उसी जापान में आज एक ऐसी महिला खड़ी है जिसने उस दीवार में दरार डाल दी और नाम है सनाई तकाइची। एक 64 साल की महिला जो अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे एशिया की पावर बैलेंस की नई परिभाषा बनने जा रही है। आपने आयरन मैन का नाम सुना होगा, लेकिन अब वक्त है जापान की आयरन लेडी का। हाँ, वही सनाई जिसने जापान की सबसे ताकतवर पार्टी एलडीपी की कमान अपने हाथों में ले ली। और अगर सब कुछ वैसा ही रहा जैसे कयास लगाए जा रहे हैं तो वो बनेगी जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। मेरे साथ बने रहिए आईएएस विद ओजांग सर के इस चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में सत्ता, सत्ता के पीछे आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी के पीछे वो पुराना सपना, एक मजबूत, गर्वीला और आत्मनिर्भर जापान। तो दोस्तों, सनाई की कहानी। सनाई एक नाम जो कुछ लोगों के लिए आशा का प्रतीक और कुछ के लिए डर का, क्योंकि वो नेता है जो कहती है कि मैं मार्gaरेट थैचर से प्रेरित हूं। जी हां, वही मार्gaरेट थैचर, ब्रिटेन की आयरन लेडी, जिसने अपने समय में यूनियनों को तोड़ दिया, अर्थव्यवस्था को खोला और पूरी दुनिया को दिखाया कि एक महिला स्टील की तरह भी हो सकती है। तो तकाइची कहती हैं कि मैं भी वैसा ही बनना चाहती हूं, और शायद इसलिए जापान में आज माहौल कुछ ऐसा है जैसे कोई वॉल्केनो अंदर ही अंदर सुलग रहा हो। अब सोचिए, जापान जो 1945 के बाद से दुनिया की सबसे शांत ताकत रही है, जहां संविधान खुद कहता है हम युद्ध नहीं करेंगे, और अब उसी देश में एक नेता आ रही जो कहती है क्यों नहीं करेंगे। सनाई कहती है कि जापान का पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए। वो कहती है कि दुनिया अब बदल चुकी है, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे पड़ोसी देश सिर्फ शब्दों से नहीं, मिसाइल से बात कर रहे हो, तो जापान को भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। उनके शब्दों में पीस विदाउट पावर इज जस्ट पुअर्टी। क्या बात कर रहे हैं, पीस विदाउट पावर इज जस्ट पुअर्टी, पीस विदाउट पावर इज जस्ट पोएट्री। हम दोनों बातें कह के लेके चल सकते हैं, यानी सिर्फ आप बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। और यही लाइन आज टोक्यो से वॉशिंगटन तक, बीजिंग से सियोल तक सबके कानों में गूंज रही है। लेकिन चलिए कहानी के शुरू में लौटते हैं। जापान वो देश जहां स्टेबिलिटी एक धर्म है, प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं लेकिन नीति वही बनी रहती है। फिर भी कुछ सालों में हालात बदले हैं। शिंजो अबे की हत्या के बाद जापान की राजनीति में एक वैक्यूम बन गया है। उनके बाद आए योशिहिदे सुगा और फिर फ्यूमियो। दोनों का समय मुश्किल से बीता। कमजोर अर्थव्यवस्था, घटती आबादी, बढ़ता दबाव कि जापान को अब सिर्फ तकनीक नहीं, ताकत की भाषा भी बोलनी पड़ेगी। और इसी बैकड्रॉप में सनाई की एंट्री होती है। वो अबे को अपना गुरु मानती है, वो उनकी राजनीतिक रूप से शिष्या है, और वो ही उनकी नेशनलिस्ट विजन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अभी की तरह वो भी मानती कि जापान को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। वो चाइना को लेकर बहुत सख्त हैं, कोरिया के साथ भावनात्मक मुद्दों पर अनकंप्रोमाइजिंग है, और अमेरिका से इक्वल पार्टनरशिप चाहती हैं, न कि डिपेंडेंस। ये बात बहुत बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट लेकर आ रही है। अब जरा सोचिए, 2025 के इस दौर में जब पूरी दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, इंडिया क्वाड में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, अमेरिका इलेक्शन के बाद इनवर्ड मूड में है, और चाइना एग्रेसिव है, ऐसे में जापान में एक ऐसी महिला का उठना जो कहती है नो मोर अपॉलॉजीज फॉर बीइंग स्ट्रांग। यह सिर्फ जापानीज पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पूरी इंडो पैसिफिक रीजन का समीकरण बदल रहा है। लेकिन कहानी यहां सीधी नहीं है। तकाइची ने चुनाव जीता, पर असली लड़ाई संसद में है। एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो दशकों से जापान की सत्ता पर काबिज है, अब फ्रैक्चर्ड हो चुकी है। कोलिजन पार्टनर्स कोमेटू का भरोसा कमजोर है, अपोजिशन भी रीग्रुप कर रही है। और याद रखिए, इनके प्रीडिसर्स यानी जो इसके पहले थे, इशिबा ने 1 साल भी पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि एलडीपी ने अपर हाउस की मेजोरिटी खो दी है। जापान की जो राजनीति है बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो अब तकाइची को न सिर्फ प्रधानमंत्री बनना है, बल्कि एक टूटी हुई पार्टी को भी जोड़ना है, और यह आसान काम नहीं है। क्यों? जरा समझते हैं। जापान का समाज कैसा है? कंजर्वेटिव, पैट्रियार्कियल, परंपरा से बंधा हुआ। वहां एक महिला का पीएम बनना किसी ग्रास सीलिंग को नहीं, मतलब अगर बात करें तो कंक्रीट वॉल को तोड़ने जैसा है, बहुत कठिन है वहां पे। लेकिन आयरनी देखिए, तकाइची खुद फेमिनिस्ट नहीं है। वो कहती मैं महिला हूं, पर मेरी नीति जेंडर पर नहीं, मेरिट पर होगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैरिड वुमेन को सरनेम बदलने का अधिकार मिलना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने महिला सक्सेशन के विचार को भी ठुकरा दिया। यह विचार लंबे समय से जापान में चर्चा में रहा है, यानी फेमिनिज्म के बजाय नेशनलिज्म उनकी आइडियोलॉजी का केंद्र है। और यही कारण है कि जापान में आज लोग 2 हिस्सों में बटे हैं। एक कहता है आखिरकार कोई तो आया जो जापान को ताकतवर बनाना चाहता है, दूसरा कहता है वो हमारे संविधान की आत्मा को मिटा देंगी। वो तो कह रही है कि हमें खुद अपनी रक्षा करनी होगी। अब इस बहस को थोड़ा ग्लोबल लेंस से देख लेते हैं।
जापान और चाइना ये एशिया के दो शेर हैं, पर एक पिंजरे में बंद है। चाइना साउथ चाइना सी में असर्टिव है, ताइवान इशू पर लगातार दबाव डाल रहा है। जापान जो डिकेड से, दशकों से शांत बना रहा है, अब धीरे धीरे अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को मजबूत कर रहा है। तकाइची खुलकर कहती हैं, चाइना को रोकने के लिए हमें सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह लाइन बीजिंग के लिए चेतावनी है और वॉशिंगटन के लिए एक मैसेज है, क्योंकि टोक्यो हमेशा से अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे रहा है, लेकिन अब जापान उस छतरी को खुद पकड़ना चाहता है। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या तकाइची की नीति जापान को सेफ बनाएगी और ज्यादा आइसोलेट करेगी, अलग थलग करेगी? क्योंकि अगर आप चाइना के खिलाफ शक्ति दिखाते हैं तो साउथ कोरिया जैसे पड़ोसी देश भी असहज हो जाते हैं। कोरिया ने हाल ही में टोक्यो से संबंध सुधारने शुरू किए थे, बहुत इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकाइची ने युशुकुनी श्राइन जाकर वहां उनके घाव फिर से कुरेद दिए, क्योंकि कोरियंस के लिए नाम बहुत डराने वाला है। यानी जो रिश्ते भरने लगे थे वो फिर से कसौटी पर आ चुके हैं। साउथ कोरिया कह रहा है, अगर आपने वॉर क्रिमिनल, जो साउथ कोरिया का वॉर क्रिमिनल है, अगर आप उसको जाकर उसके मेमोरियल पर जा रहे हो, आप जापान उसको हीरो कह रहा है, तो हमारे बीच में ट्रस्ट कैसे बन सकता है? बड़ा मुश्किल काम है। और यही बात अमेरिका को भी परेशान कर रही है, क्योंकि इंडो पैसिफिक अलायंस तभी काम करेगा जब टोक्यो और सियोल साथ हो। अब आते हैं इकोनॉमी पर। जापान, वो देश जिसने कभी इकोनॉमिक मिरेकल दिखाया, आज डेमोग्राफिक डिक्लाइन और स्लो ग्रोथ से जूझ रहा है। तकाइची के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिनिस्टर रह चुकी हैं, यानी उन्हें सिस्टम की पल्स को तो पता है, लेकिन सवाल है क्या वो श्रिंकिंग वर्कफोर्स, बूढ़ी होती हुई आबादी, एजिंग पॉपुलेशन, स्टैग्नेंट डिमांड को बदल पाएंगी? वो कहती है हमारी ताकत टेक्नोलॉजी में है, और शायद यही भारत का नाम आ जाता है। इंडिया और जापान, दो देश जो न सिर्फ भूगोल से बल्कि विजन से भी जुड़े हुए हैं। याद करिए शिंजो अबे और नरेंद्र मोदी की दोस्ती। इन दोनों की दोस्ती ने, दक्षिणपंथी विचारधारा ने इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी। और बुलेट ट्रेन हो, चाहे डिफेंस कॉर्पोरेशन हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग हो, ये सब उस रिश्ते की नींव है। और अब तकाइची अगर सत्ता में आती है तो न्यू दिल्ली चाहेगा ये पार्टनरशिप और गहरी हो, क्योंकि इंडो पैसिफिक की शतरंज में अगर जापान मजबूत होता है तो इंडिया का जो पॉन यानी उसका प्यादा भी क्वीन बन सकता है। तकाइची खुद अबे की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है, और अबे वही थे जिन्होंने कहा था, अ स्ट्रॉन्ग जापान इज गुड फॉर स्ट्रॉन्ग इंडिया। लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ इरादा काफी नहीं होता, एग्जीक्यूशन भी चाहिए, और यही तकाइची की असली परीक्षा है, क्योंकि वो पोलराइजिंग फिगर है। यानी कुछ लोग उन्हें पूजा करते हैं तो कुछ लोग उनकी नफरत भी उनसे करते हैं। उनकी एंटी इमिग्रेशन नीति पर आलोचना होती है, उनकी नेशनलिस्ट सोच पर सवाल उठते हैं। कई लोग कहते हैं वो मॉडर्न जापान को 1950 में लेके जाना चाहती हैं, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं वो वही कर रही हैं जो बाकी दुनिया पहले से कर रही है, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट और अब जापान फर्स्ट। कौन सी बड़ी बात है? अब यहां से बात थोड़ी भावनात्मक हो जाती है। सोचिए एक महिला जो क्योटो के एक साधारण परिवार में पैदा हुई, राजनीति में आई, बार बार हारी, बार बार उठी, और आज जापान के प्रधानमंत्री पद के दरवाजे पर खड़ी है। यह कोई फेरी टेल नहीं है, ग्रिट और एम्बिशन की कहानी है। वो कहती हैं, मैंने राजनीति इसलिए नहीं चुनी कि सब मुझे पसंद करें, बल्कि इसलिए कि मैं वो कर सकूं जो मेरे देश के लिए जरूरी है। और ये लाइन दुनिया के हर युवा के लिए एक मैसेज है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको सबकी तालियां नहीं, कुछ की नफरत भी सहनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या सनाई सच में जापान की आयरन लेडी साबित होंगी? क्या वो अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगी? क्या वो चाइना और कोरिया से टकराते हुए भी इकोनॉमी को संभाल पाएंगी? क्या वो बदलाव लाएंगी जो जापान को भविष्य में ले जाए, या वो भी पिछले पीएम की तरह कुछ महीने में फेड आउट हो जाएंगी? इतिहास कहता है कि जापान में स्टेबिलिटी की कीमत बहुत महंगी होती है। अबे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, लेकिन इस बार दांव अलग है, क्योंकि इस बार नेतृत्व एक महिला के हाथ में और दिशा नेशनलिज्म की ओर है। इंडिया के लिए एक मौका भी और इम्तिहान भी, क्योंकि अगर टोक्यो और न्यू दिल्ली एक साथ खड़े रहते हैं तो इंडो पैसिफिक की नई शक्ति रेखा बनेगी, जो बीजिंग से वॉशिंगटन तक महसूस की जाएगी। लेकिन अगर टोक्यो अंदरूनी राजनीति में उलझ गया तो पूरा क्वाड कमजोर हो जाएगा। इसलिए भारत को अब प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी दिखानी होगी। टेक्नोलॉजी, मिनरल्स, ट्रेड, हर सेक्टर में कोलैबोरेशन को फास्ट ट्रैक पे करना होगा। सिर्फ ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना होगा। अगर कोई हमने संधि की, कोई समझौता किया, उसको बहुत ही स्टाइल में, बहुत ही तेजी से उसको पूरा करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में इंडो पैसिफिक का हर क्राइसिस, चाहे ताइवान हो, साउथ चाइना सी हो, इंडिया और जापान दोनों की कूटनीतिक परीक्षा का कारण बनेगा। और अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि सनाई जापान को एक नए दौर में ले जाएंगी, या आपको लगता है कि उनका हार्डलाइन नेशनलिज्म जापान को दुनिया से दूर कर देगा? अपने विचार कमेंट में बताइए। और हां,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आपको ये न्यूज पसंद आई, तो एक बात याद रखिए, दुनिया बदलने वालों की कहानियां हमेशा विवादित होती हैं। दुनिया बदलने वालों की कहानियां हमेशा विवादित होती हैं, क्योंकि वो भीड़ के नहीं, इतिहास के पन्नों में जगह बनाते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जगह जहां खबरें नहीं, कहानियां समझाई जाती है। और मुझे इंस्टाग्राम पर उजांग सर के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और मेरे साथ अपनी तैयारी को आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आईएएस बनना आपका ख्वाब है और मुझे आप अपना मेंटर बनाना चाहते हैं, तो उजांग पर्सनल मेंटरशिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक मैसेज आपके लिए है। जब आप सोचते हैं कि सीमाओं से परे, तो दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। जब आप सोचते हैं सीमाओं से परे, तो दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। और शायद यही सबक सनाई ने हमें सिखाने यहां पर आई है। कभी कभी बदलाव के लिए नरमी नहीं, आयरन चाहिए होता है। तो अपनी जिंदगी में भी आपको अगर बदलाव लाना है, इस तरह कठोर तो बनना पड़ेगा, क्योंकि चोट खाना और चोट देना दोनों इस आयरन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। नमस्कार।